Hello everyone, this is Natik Hussain here. Welcome you all on our YouTube channel NH Academy. मैं हूं नातिक, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल NH Academy में। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ के बारे में। लेकिन न्यूटन के सेकंड लॉ को समझने से पहले हमें मोमेंटम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम मोमेंटम के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। वैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, लेकिन बहुत ही शॉर्ट फॉर्म बताया था, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन बताई थी उसकी। तो आज मोमेंटम को बेसिक तरीके से समझते हैं। बेसिकली मोमेंटम होता क्या है और इसका कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे पास एक है कोई एलिफेंट मान लो, और एक मेरे पास है ट्रॉली, ठीक है। अब मुझे दोनों क्या है, एक रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक, दोनों रेस्ट पे है। मुझे इनको क्या करना है, इनको मोशन में लेके आना है, ठीक है। एलिफेंट एक है, मतलब एलिफेंट एक स्टोन को, एलिफेंट ही मान लो, मतलब एलिफेंट का यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, वो ले लो, स्टोन ले लो, ठीक है। एक बड़ा सा क्या है, पत्थर है। एलिफेंट छोड़ो, क्या है, बड़ा सा हमारा पत्थर है, ठीक है। और एक क्या है हमारे पास, ट्रॉली। ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। मुझे क्या करना है, इन दोनों को मोशन में लेके आना है। दोनों क्या है, एक रेस्ट पोजीशन में। तो आप मुझे एक बात बताओ कि मुझे क्या, अगर स्टोन को मुझे मोशन में लेके आना है तो मुझे इस पर कुछ ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मतलब क्या, मुझे इस पर ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगी। अगर वही मैं ट्रॉली की बात करता हूँ, ट्रॉली कौन सी, जो हम मॉल में यूज़ करते हैं, मॉल में जाकर ट्रॉली लेते हैं, इसमें सामान वगैरह रख के लाते हैं। तो ट्रॉली क्या होता है, वो एक हाथ से भी बहुत आसानी से हम उसको आगे, मतलब मोशन में चला सकते हैं उसको। तो मतलब क्या हुआ कि स्टोन को अगर मुझे मोशन में लेके आना है तो मुझे ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत होगी, और अगर ट्रॉली को ले चलाना है मुझे तो बहुत कम फोर्स है, उसे चला सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स है, क्योंकि स्टोन जो है वो क्या है, भारी है, मतलब स्टोन का मास क्या है, ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ट्रॉली। तो हम वी कैन से दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। मतलब जिसका मास ज़्यादा होगा उस पर हमें क्या होगा, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, और जिसका मास कम होगा उस पर हमें फोर्स कम लगाना पड़ेगा। तो हम इसके क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मास के, ठीक है। और सेकेंड चीज, इसी एग्जाम्पल को लेते हैं। अब जिस पे हम क्या करेंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे, ठीक है। दो कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब कोई किसी भी चीज को हमने धक्का दिया, अगर हमने उसे कम धक्का दिया, मतलब उस पर हमने कम कम जोर लगाया, तो क्या होगा, उसका मूवमेंट क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। और हमने किसी को ज्यादा तेज पकड़ के, मतलब क्या कर दिया, ज्यादा तेजी से धक्का दे दिया, तो क्या होगा, उसका मूवमेंट ज्यादा होगा। शटल तो आप लोग खेलते हो कि बैडमिंटन, ठीक है। अगर आप बैडमिंटन की शटल होती है उसको अपने हाथ से फेंकें तो क्या वो इतनी दूर जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। और अगर वही आप रैकेट से उसको फेंकें तो क्या होगा, वो बहुत दूर चली जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम अपने हाथ से उस पर इतना फोर्स नहीं लगा पाते इन कंपेरिजन टू बैडमिंटन और रैकेट। तो रैकेट से क्या होता है, फोर्स हमारा क्या होता है, ज्यादा निकलता है, ठीक है। तो जिस पे फोर्स ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, जिस पे फोर्स कम होगा उसकी वेलोसिटी कम। तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि जो फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, ठीक है। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये मेरी इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक है। अब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, दोनों को मिला के, कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, ठीक है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mv। फोर्स जो होगा वो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसको अगर हर जगह mv यूज करते तो वो एक थोड़ा सा ऑड फील होता। तो क्या करा, इसको mv को ही क्या बता दिया, mv को ही इसको मोमेंटम बता दिया, और जो किससे डोनेट करा जाता है, स्मॉल p। तो क्या होगा, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और ये p क्या है यहाँ पे, मोमेंटम, ठीक है। तो p क्या हो गया यहाँ पे, मोमेंटम। तो बेसिकली p क्या है, p द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास इन वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट of mass and
इट्स वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम किससे डिफाइंड होता है? मोमेंटम इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, हम बात करते हैं इसकी यूनिट की, ऐसा यूनिट इसकी क्या है। तो अगर इसके फॉर्मूले की बात करूं तो P बराबर क्या होता है? mv। तो अगर हम मास की बात करें तो मास को हम काय में मेजर करते हैं? मास को हम करते हैं kg, वेलोसिटी मीटर सेकंड इनवर्स। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो बेसिकली मोमेंटम क्या है? मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। मतलब फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं इसके ऊपर, वो आपको एक दो न्यूमेरिकल करवा दूं। जैसे न्यूमेरिकल इसमें कैसे पूछे जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 1, कहना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, मतलब P मींस मोमेंटम ऑफ अ मैन ऑफ अ मास 75 kg व्हेन ही वॉक्स विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब क्या हुआ? मास हमें दे रखा है 75 kg और वेलोसिटी हमें दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड। तो हमसे पूछा है यहाँ पे मोमेंटम, मोमेंटम क्या होगा? तो हम पता है P बराबर क्या होता है? mv होता है। तो मास कितना है? 75 इंटू 2 मीन्स क्या होगा? 150, मतलब 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ठीक, तो ये क्या होगा? इसका मोमेंटम। इस तरीके से क्या है, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। एक आध क्वेश्चन और, अब ये क्वेश्चन नंबर 2। इससे क्या होगा? मोमेंटम आपको पूरा तरीके से इसमें दे रखा है द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोमेंटम, मतलब एक ऑब्जेक्ट है उसका मोमेंटम, मतलब हमें क्या दे रखा है? P दे रखा है 80 kg मीटर पर सेकेंड। आप इसको यूनिट से भी पहचान सकते हैं कि ये मोमेंटम है, मास है या फिर वेलोसिटी है। अगर यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है तो क्या होगा? मोमेंटम होगा। ठीक, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और मास दे रखा है इसका, मास 16,000 ग्राम। वेलोसिटी कह रहे हैं फाइंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब क्या हुआ? हमें मोमेंटम दे रखा था, मास दे रखा था और वेलोसिटी पूछी थी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? P बराबर mv। मोमेंटम कितना है? 80। अब ये क्या है? 1600 ग्राम है। तो क्या होगा? इस समय इसको मैं किस में बदलूंगा? केजी में बदलूंगा। तो कितना हो जाएगा ये? 16 kg। ठीक है, तो मैं इधर क्या लिख दूंगा? 16 इंटू वी। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 80 अपॉन 16, 16 5 मतलब क्या हो गया? 5 मीटर पर सेकंड इसकी क्या आ गई? वेलोसिटी आ गई। तो इस तरीके के कुछ नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं जिसमें क्या मोमेंटम दे देंगे, मास पूछ लेंगे, या मास दे दिया और वेलोसिटी दे दी तो क्या मोमेंटम पूछ लिया। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आप लोग अब आसानी से कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। थोड़ा लंबा टॉपिक है, इसमें क्या है समझने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा कुछ समझना पड़ेगा, इसलिए आप थोड़ा सब्र रखें। बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, पहले अब मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। मैं लेट अस कंसीडर वी हैव अ ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट था ए, मैंने इसको क्या करा? बी पर पहुंचाया। ठीक, मास में मान लेता हूँ इसका 2 kg था। वही ऑब्जेक्ट मेरे पास, इसका भी मास है 2 kg। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, इसकी भी 0 है। लेकिन क्या होता है, जब मैंने इस पर एक फोर्स अप्लाइड करा तो ये इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड, और इसकी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। एक क्या था?
एक कोई ऑब्जेक्ट था ए पॉइंट पर रखा हुआ, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इसका मास कितना था 2 kg था। मैंने उस पर कुछ फोर्स अप्लाई करा तो उसके बी तक पहुंचते पहुंचते उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकंड हो गई। सेम ऑब्जेक्ट मेरा क्या था ए पॉइंट पर रखा हुआ था सेम मास का, जिसका मास कितना था 2 kg था। उस पर मैंने कुछ फोर्स अप्लाई करा तो अब क्या वो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 10 किलोमीटर आ गई। मास ऑब्जेक्ट का दोनों का सेम था, लेकिन जो वेलोसिटी है इनकी फाइनल वेलोसिटी वो यहाँ पे क्या है चेंज है। तो ये चेंज कहाँ से है? ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि इनका क्या निकालना है मुझे, मोमेंट चेंज इन मोमेंटम निकालो, मतलब इनके मोमेंटम में क्या चेंज आया। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, जिस तरीके से हम निकालते हैं चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही तो होता है चेंज इन वेलोसिटी। अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब पी फाइनल क्या होगा, फाइनल पी क्या होगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी दैट इज वी, तो ये हो जाएगा एम वी। इनिशियल क्या हो जाएगा यू, दोनों में से क्या कर दूंगा, मास तो दोनों का सेम ही है। जो जब बॉडी का मास यहाँ पे 2 kg है तो यहाँ पे भी क्या होगा मास 2 ही kg होगा, मतलब मास क्या होगा हमेशा इक्वल होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल्टा पी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू। वी माइनस यू क्या है यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगी। अगर मैं निकालता हूँ केस 1, ये मैं इसको मान लेता हूँ केस 1 और ये हो जाएगा मेरा केस 2। अब मैं बात करता हूँ फॉर केस 1। फॉर केस 1 चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू मास कितना है 2 kg है, चेंज इन वेलोसिटी 5 माइनस 0, तो डेल्टा पी बराबर कितना हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, पहले केस में क्या आया मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम कितना आया 10 kg मीटर पर सेकंड। अब मैं बात करता हूँ केस सेकंड की, इस वाले की। तो अगर मैं इसमें देखता हूँ तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम वी माइनस यू। ठीक है, तो डेल्टा पी यहाँ पे क्या होगा चेंज इन मोमेंटम, मास 2 kg है, 10 माइनस 0 मतलब 10, तो डेल्टा पी यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 kg मीटर पर सेकंड। अब क्या हुआ, सेम मास थे, ठीक है, बट फाइनल वेलोसिटी क्या थी डिफरेंस थी। तो इनके चेंज इन मोमेंटम क्या है वो भी क्या है अलग अलग है। मतलब क्या हुआ कहने का कि जो हमने फोर्स अप्लाई करा होगा इन पे, मतलब अगर चेंज इन मोमेंटम हमारा कम है तो हमने उस पर क्या होगा फोर्स कम अप्लाई करा होगा। अगर कोई बॉडी हल्के चल रही है तो इसका मतलब क्या होगा उस पर मैंने क्या करा होगा कम फोर्स अप्लाई करा होगा। और किसी बॉडी की वेलोसिटी ज्यादा है तो मैंने क्या उस पर ज्यादा फोर्स अप्लाई करा होगा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि जो हमारा फोर्स होता है, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, एक कंक्लूजन मेरा यहाँ पे क्या निकल के आया कि फोर्स, अगर मैं फोर्स ज्यादा लगाऊंगा तो चेंज इन मोमेंटम ज्यादा होगा। मैंने यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगाया तभी तो इसकी वेलोसिटी ज्यादा आई, जब वेलोसिटी ज्यादा आई तो उसका चेंज इन मोमेंटम भी ज्यादा आया। मैंने यहाँ पे फोर्स कम लगाया तो क्या वो हल्के जाएगी धीरे जाएगी, जब मैंने फोर्स कम लगाया तो मेरा चेंज इन मोमेंटम क्या आया कम आया। तो हमारा जो मेन कंक्लूजन है अभी तक का वो क्या है कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के। अब इस बात को आप ध्यान रखना, इसको नोट रख लें। ठीक है, बाकी को मैं रख रखता हूँ। एक कंक्लूजन हमारा क्या निकला है कि फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के। ठीक है, अब सेकंड चीज, हमने जब फोर्स लगाया था अभी ए से बी को पहुंचाने में, ठीक है, तो माना यहां से यहां तक कुछ भी मान लेता हूं मैं, 2 kg इसका मास था, इसकी 5 मीटर पर सेकंड थी और ए से बी तक पहुंचने में इसकी थी 10 मीटर पर सेकंड। कंक्लूजन क्या था मेरा कि मैंने इस पे कम फोर्स लगाया। जब मैंने कम फोर्स लगाया है तो ए से बी की डिस्टेंस में मानता हूं बराबर है। अगर यहां से यहां तक की दूरी क्या x है तो यहां से यहां तक की भी दूरी क्या होगी x होगी। साफ करके लिख देता हूं। ठीक है,
अब मेरा कंक्लूजन यहाँ पे क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे कम फोर्स लगाया है तो ऑब्जेक्ट होगा, जो बॉडी होगी वो क्या होगी, हल्के चलेगी। जब हल्की चलेगी तो उसे ए से बी तक पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? अगर मेरा फोर्स कम है तो टाइम ज्यादा है। मैंने क्या करा, यहाँ पे फोर्स और बढ़ा दिया, उसे और तेज कर दिया, मतलब फोर्स मैंने ज्यादा जोर से धक्का दिया, तो वो ए से बी तक पहुंचने में कितना टाइम लेगी, ज्यादा लेगी या कम लेगी? जब कोई कोई भी बॉडी जब ज्यादा स्पीड से चलेगी तो क्या होगा, उसको टाइम कम लगेगा। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम टेकन के। क्या कह सकता हूँ मैं कि फोर्स जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम टेकन। ठीक है, और एग्जांपल बता देता हूँ। जब आपने कोई भी बॉल फेंकी, ठीक है, आपने बॉल फेंकी बहुत हल्के से, तो उसे पर्टिकुलर कोई एक दूरी है ए से बी के बीच की, तो आप अगर उसे ए से बी तक जाना, आपने अगर हल्के से फेंकी तो उसे टाइम ज्यादा लगेगा, मतलब फोर्स कम लगाया तो टाइम ज्यादा। आपने थोड़ा फोर्स और बढ़ा दिया, मतलब थोड़ा धक्का और तेज से मारा, तो क्या होगा, वो बहुत जल्दी से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। फोर्स बढ़ा, टाइम घटा, फोर्स कम हुआ, टाइम बढ़ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने किसी भी बॉडी पे फोर्स ज्यादा लगाया तो हमें टाइम कम लगेगा उस चीज के बाद, और फोर्स अगर हमने कम लगाया है तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो मेरे पास दो कंक्लूजन आए यहाँ पे निकल के, दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ठीक है, इन दो को आपको याद रखना है। अब क्या हुआ, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चेंज इन मोमेंटम के, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। अब हम थोड़ी देर पीछे चलते हैं। हमने जब मोमेंटम वाला क्या करा था तो उसमें क्या था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, तो उसमें क्या हमने लिया था, मल्टीप्लाई फैक्टर लिया था। तो सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाइड करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं और इसको इक्वेशन नंबर 2। तो मैं कह सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1st एंड 2nd, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp ओवर dt, और ये क्या है, हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम इज नोन एज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। यही क्या है, हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। फोर्स क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन मोमेंटम के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। और अगर मैं इसको दोनों को कंबाइन करके लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp ओवर dt, और दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और डेफिनेशन की बात करूं तो क्या होगी, फोर्स टू द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। एक डेफिनेशन तो ये हो गई, और हम ये भी कह सकते हैं रेट इज, हम क्या कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स, मतलब जो रेट होगा चेंज इन मोमेंटम का वो किसके बराबर होगा, हमारे फोर्स के बराबर होगा। एक तो डेफिनेशन जो होगी, दूसरी हम क्या लिख सकते हैं, इसी सेम चीज को, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई, ऊपर वाली डेफिनेशन ठीक है, नीचे वाली भी ठीक है, आपको जो बेस्ट लगे आप वो नोट डाउन कर लें। क्या होगा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। रेट ऑफ चेंज मतलब क्या होगा, मतलब कितने मोमेंटम कितने टाइम में चेंज हो रहा है, दैट इज द रेट ऑफ मोमेंटम। ठीक है, नोट डाउन कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके आगे की बात करते हैं, इसको कुछ ड्राइव करते हैं। अब क्या हुआ, हम
इसी फॉर्मूले को थोड़ा और वेरीफाई करके मतलब इसको और खोल के थोड़ा लिखते हैं। तो मैं बात करता हूँ, तो एफ इज डायरेक्टली डीपी ओवर डी। तो डीपी क्या होता है? डीपी क्या मैंने अभी कहा था कि एम वी माइनस एम यू, ये तो था, अपॉन टी। पहले तो वैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊंगा, ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है प्रोपोर्शनल का, तो मैं क्या वहां पे एक कांस्टेंट आता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एफ इज इक्वल टू के डीपी ओवर टी। तो के को मैं यहाँ मान लेता हूँ 1, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा डीपी ओवर डी टी। तो एफ इधर से, तो मेरा एफ बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, डीपी की जगह एम वी माइनस एम यू अपॉन टी, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू एम, अब v माइनस यू कॉमन ले लिया मैंने, अपॉन में कर दिया t, ठीक है। तो हमने भी इससे पहले मोशन वाले चैप्टर में इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी, तो उसमें हमने 3 इक्वेशन पढ़ी थी मोशन की। कौन कौन सी थी? अगर मैं पहली इक्वेशन अगर आप लोगों को याद हो क्या थी, v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाता है, v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो इस v माइनस यू अपॉन टी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, a लिख सकता हूँ। तो f इज इक्वल टू एम, ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्या एक फोर्स की दूसरी डेफिनेशन निकल के आई, द फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। मतलब फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, एम है। अब फोर्स की यूनिट की बात मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट क्या होती है, एफ बराबर एम ए। यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन होगी। यूनिट क्या होगी इसकी, न्यूटन, या फिर हम डाइन भी होती है इसकी यूनिट। अगर बेस और यूनिट क्या होगा, तो एफ बराबर क्या एम ए है, तो मास को हम क्या लेते हैं किलोग्राम में। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी एक यूनिट क्या हो जाएगी, केजी, किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो बेसिकली सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसको अगर मैंने वेरीफाई करा तो p की जगह मैंने क्या लिख दिया, एम वी माइनस एम यू, एम कॉमन ले लिया, v माइनस यू अपॉन टी, ये किसके इक्वल होगा, a के। तो f इज इक्वल टू एम एन, जहाँ पे मास क्या है, m क्या है, मास है, और a क्या होगा हमारा एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझाया। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखें, एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और लास्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो इससे पहले मैं क्या क्या कवर कर चुका हूँ, मोशंस, टाइप्स ऑफ मोशन, मतलब मोशन वाला चैप्टर पूरा, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो एंड स्क्रीन में या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, लास्ट वाली वीडियो भी जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।